हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम के अध्याय एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो इसमें आप नॉर्मली आज हम लोग 10th में जो जान चुके हैं उसी को रिपीटेशंस है। और हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोगों को क्वेश्चंस बनाना है, चूँकि 12th में गए हैं तो आपको दो चीज़ें सीखना है। एक तो आपका 12th का एग्ज़ाम्स देना है, तो उसके लिए भी अपना बेस कंप्लीट करना है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इसी साल करंट ईयर में आईआईटी फेस करते हैं, अपीयर होते हैं उनमें, तो उनके लिए भी चाहिए कि वो अपना पूरा कोर्स पहले कंप्लीट करें और उसके बाद उस लेवल्स के जो क्वेश्चंस है उसको करें। और आप जानते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास सारे चैप्टर्स आप देखेंगे तो एक दो चैप्टर छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स में आपके लिए कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स फैक्ट्स है, उसमें फार्मूला है। तो आज हम लोग मिरर फार्मूला तक मतलब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो बेसिक थ्योरीज़ है उसको रिपीट कर दे, जो कि आप 10th में जान चुके हैं। फिर भी वेरी शॉर्ट्स पीरियड में, मतलब बहुत छोटे में, आइए पहले हम लोगों को परिचय प्राप्त कर लें। चलिए, ये आपका भूमिका होगी। और वो क्या होगा कि पहला, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो मानव आँख को देखने या वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में सक्षम बनाता है। यानी कि अभी लाइट ऑफ कर दे सारा तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा तो नहीं दिखेगा कुछ भी। फिर ऑन करें तो सारी चीज़ें दिखने लगेगी। तो वो कैसे संभव होता है? तो वो प्रकाश की वजह से होता है। दूसरा इसमें लें कि इसे मानव आँख के लिए दृश्यमान विकिरण के रूप में परिभाषित किया जाता है और फोटोन उसका एक मुख्य पार्ट होता है, यानी ऊर्जा का एक छोटा पैकेट होता है फोटोन। आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे फोटोन क्या है विकिरण में। और वो फोटोन ऊर्जा के छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि प्रकाश में पाए जाते हैं, ठीक है, वहीं ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। और फोटोन के बारे में हम लोग आगे चल के विकिरण में देखेंगे कि फोटोन क्या चीज़ है। अभी यहाँ पे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है और इसी वजह से छाया बनता है, इसी वजह से फोटोग्राफी हो जाती है। अगर वो वक्र रेखा में यानी कि मुड़ जाती कहीं पे भी बिना टकराए किसी चीज़ से, टेढ़ी चाल चलती, तो फिर छाया कभी नहीं बनता। वो ऑपेक वस्तुओं पर आकर यानी कि अपारदृश्य वस्तुओं से आकर टकराती है, तो वहाँ से अपना रास्ता एक नियम के अनुसार बदलती है, न कि वो किसी तरह का अपना रास्ता बदल देती है। चलिए आगे है कि प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा अधिक तीव्र, यानी कि ध्वनि की अपेक्षा अधिक तीव्र गति में चलती है। ध्वनि को मैक्सिमम हम लोग 344 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही कैलकुलेट कर पाते हैं और उतना ही चलती है। लेकिन उसकी भी स्पीड 6000 तक जाती है, 6000 से ज़्यादा भी जाती है ठोस वस्तुओं में। जैसे कि आयरन में है, लगभग 5600 से 6000 तक मीटर प्रति सेकंड चलती है वो। पानी में भी, पानी की सतह पर, पानी में नहीं, पानी में अगर डूब कर हम आवाज़ लगाएंगे तो नहीं सुनाई देगा किसी को, न पड़ोस में। लेकिन एक नदी के किनारे पे पानी अगर पूरी नदी में भरा हो और कितनी चौड़ी पार्ट हो, अगर इधर से आवाज़ लगाएंगे तो उधर वाले व्यक्ति को सुनाई दे देगा। लेकिन वहाँ से पानी हट जाए और तब वो दोनों कितना भी चिल्लाए एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। क्योंकि निर्वात में यानी कि वैक्यूम्स में और एयर में दोनों लगभग सिमिलर होता है, एकदम बराबर होता है, एकदम तो नहीं लेकिन एग्जैक्ट नहीं, लगभग बराबर होता है। मतलब बहुत छोटे मात्रा अगर कहें तो छोटी सी डिफरेंस होती है, 0.00009 के। उन दोनों में जो ध्वनि की चाल है वो मैक्सिमम 344 मीटर पर सेकंड है। लेकिन उसकी तुलना में प्रकाश की चाल ये एग्जैक्ट 3 × 10⁸ नहीं होता है, बल्कि ये 2.999 समथिंग होता है। तो इसलिए इसको 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से मेजर करते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो किसी माध्यम के उपयोग के बिना यात्रा करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है
जिसके लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो सन से लेकर अर्थ तक बहुत सारे वैक्यूम्स है, उसमें कोई माध्यम नहीं है तो लाइट यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश को यात्रा करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकता है, इसीलिए सनलाइट हम तक पहुँचता है। आइए अब आते हैं कि प्रकाश का कणिका मॉडल क्या होता है। इसके लिए एक फिगर देखिए आप, और बहुत सारे लोग गए होंगे वहाँ पे। ये है एक स्विमिंग पूल, यानी कि तरण ताल इसको कहते हैं, तोरण ताल, स्विमिंग पूल है ये। ठीक है, और स्विमिंग पूल में उसके किनारे पर जब खड़ा होंगे तो आप देखेंगे कि उसका तल जो है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और उसमें अपनी एक धुंधली छाया भी दिखाई दे रही है। चूँकि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कणिकाएँ जो होती है जल के तल से टकरा कर फिर वापस आ जाती है, जो कि हमें प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है। जैसे आईने के सामने आप खड़े होते हैं तो आईना बिल्कुल स्मूथ होता है, अब मैक्सिमम लिस्ट बहुत कम ही जो प्रकाश किरण है जो उसको इंटर कर पाती है, अन्यथा मैक्सिमम जो लाइट रेज है वो रिवर्स आ जाती है, बैक बाउंस हो जाती है, और इस वजह से हमें आईने में एकदम कंप्लीट फिगर दिखता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम नहीं, कुछ मैक्सिमम चली जाती है, इंटर कर जाती है, इसलिए उसका जो तल है उन्हें हमें अपने चेहरे से ज़्यादा साफ दिखता है। मतलब स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो हमारे चेहरे से ज़्यादा साफ दिखता है, लेकिन थोड़ा धुंधला ही चेहरा भी दिखता है। इसको कणिका मॉडल कहते हैं। इसको न्यूटन ने पहली बार डिफाइन किया था, जिन्होंने कहा था कि न्यूटन प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश बहुत छोटे, लचीले और कठोर कणों से बना है, जिन्हें कणिकाएँ कहते हैं, और जब ये कणिकाएँ हमारे आँख में प्रवेश करती है हमें प्रकाश की अनुभूति या दृष्टि की अनुभूति होती है। ये जो कणिका है, ये प्रकाश की कणिकाएँ जो होती है, उन्होंने कहा कि बहुत छोटा, जो हम कहें कि दृश्य नहीं होती है, अरे वो प्रकाश ही नहीं रहे तो हमें कुछ भी नहीं दृश्य होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी दृश्य जो नहीं होती है इतनी छोटी कणिकाएँ और लचीला होती है, बाकी कठोर होती है कि वो मुड़ नहीं सकती, टकराने के बाद वो रिवर्स हो सकती है। वो जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हमें प्रकाश की अनुभूति अथवा दृश्यमान वस्तु की अनुभूति होती है कि सामने क्या रखा हुआ है, क्या है। ठीक है, ये मतलब देखने में हम सक्षम हो पाते हैं जब वो कणिकाएँ हमारे आँखों तक पहुँचती है। चलिए, इस पर भी हम लोग फोटॉन्स में बात करेंगे। अब आ जाते हैं परावर्तन के नियम को जान लें, क्योंकि परावर्तन नियम से ही हमें आगे अब बढ़ना है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या है? तो एक तो परावर्तन के लिए हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सबसे सफिशिएंट, सबसे बेटर एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर हम लोग देख चुके हैं और वहाँ अच्छी तरह समझ चुके हैं उसको। उस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, 2-3 चीज़ें हैं कि वहाँ पे फिगर जो होगा इमेजिनरी होगा, और वो लेटरल इन्वर्टेड होगा, यानी कि लेफ़्ट राइट में, राइट लेफ़्ट में दिखेगा। और क्या होगा, जितने दूर सामने उसके फिगर इमेज बनने के लिए जो वस्तु रखी जाए या हम खड़े हों, उतना ही मिरर के पीछे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, उसको पेरिस्कोप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पेरिस्कोप भी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे जो कर्व है, वहाँ पे भी कर्व सरफेसेस मिरर हमने पढ़ा है, जिसमें हम लोग अवतल और उत्तल लेंस भी और मिरर भी पढ़ चुके हैं। लेकिन उसमें ही यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसी में है। तो परावर्तन का नियम है कि जब भी स्मूथ सरफेस से किरण रेज, और रेज क्यों लेंगे, क्योंकि बीम्स ऑफ लाइट्स आती है, बट हम फिगराइज करने के लिए एक रेज को लेते हैं, एक छोटा सा उसके रेज को, लाइट रेज को लेते हैं। अगर वो टकराती है तो वो परिवर्तित हो जाती है, और परिवर्तित होकर उसी प्लेन में रहती है अभिलंब के ठीक बराबर एंगल बनाते हुए। तो ये हो गया आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण। ये तीनों एक
तीनों को एक समतल में होना चाहिए, एक समतल में होंगे। ये तीनों क्या होगा, एक समतल में होगा। और अभिलंब के साथ, अभिलंब क्या होगा, जो सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पर परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, आभासीय लाइन, वो क्या होगा, अभिलंब कहलाएगा। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई होगा, और आई से डिनोट होगा, यानी कि एंगल क्या कहेंगे इसको, आपतित कोण, इसको कहेंगे आपतित, इधर से होगा इसमें आपतित कोण, और इसको कहेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतित नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, कहेंगे। तो दूसरा नियम होगा कि आपतित कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये तीनों लाइन जो होगी एक ही प्लेन में होगी, और ये कोण जो होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। ये परावर्तन के नियम, और ये भी आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अभी जो भी मिलेगा आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, और 10वीं क्लास को ही मॉडिफाई करके 12th में पढ़ाया जाता है, और 9th क्लास को मॉडिफाई करके 11th में पढ़ाया जाता है। इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है कि आप 9वीं 10वीं को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, 11th 12th तो आपका ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो परिवर्तन के नियम हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि गोलीय दर्पण जो होता है वो वक्र, किसी गोले का एक छोटा सा पार्ट्स होता है। और यहाँ एक सबसे मेन जो चीज़ है वो समझ ले, क्योंकि फिगर बनाने में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये गोलीय है। लेकिन आपको अगर कोई गोलीय दर्पण दिखाया जाए तो आप देख कर नहीं बता सकते कि ये झुका हुआ इसमें पार्ट्स है। जैसे अपने बाइक ही ले लीजिए, बाइक तो लगभग सभी के पास है, तो बाइक का जो लुकिंग ग्लास है उसको टच करके देखिएगा वो कैसा है, वो फ्लैट है कि उसमें उभरा हुआ है या गड्ढा है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, उसको हमेशा वो उभरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ना, ये देखने में बिल्कुल फ्लैट होता है, क्योंकि वो गोले का इतना छोटा पार्ट्स होता है कि वो सीधा ही दिखेगा। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जो लकड़ी का कुंदा लेते हैं, मतलब कोई लकड़ी काटा जाता है उसमें से निकालते हैं तो वो इसे सिलेंड्रिकल पार्ट्स में होता है ना। और जब ये मशीन पे जाता है, आरा मशीन पर, तो उसमें से ये पटरे के रूप में, जो हमें चौकी अगर अदर सामान बनाने के लिए पटरे के रूप में निकाला जाता है, तो पटरा देखते हैं कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। लेकिन वो किसका पार्ट होता है, सिलेंडर का पार्ट होता है ना, मतलब गोलीय फेस का वो पार्ट होता है, लेकिन बिल्कुल सीधा और फ्लैट होता नहीं, बल्कि वो दिखता है इस तरह से, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, इसी तरह जब इस मिरर को लिया जाता है तो ये देखिए, ये आप इमेजिन कर लीजिए कि जो भी हम यहाँ पे लेंगे वो एक स्ट्रेट पार्ट होगा, इतना छोटा बेंडिंग होगा कि वो हमें दिखेगा भी नहीं, छूने से केवल पता चलेगा। तो हम जैसे कि यहाँ P है और यहाँ पे M ले लें, तो M चाहे इस पे हम ले चाहे यहाँ ले, ये दोनों लाइन जो होगी ये बराबर होंगी। ठीक है, ये बराबर होगी, क्योंकि हम इसको जब यूज करेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड्स में ज़रूर रखें कि ये स्ट्रेट लाइन की तरह ये बिहेव करेगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या होगा कि एक गोलीय दर्पण होगा, अगर बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन है तो ये उत्तल हो जाएगा, और अंदर की तरफ रिफ्लेक्शंस है तो ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में फोकस होगा, एक में आभासीय फोकस होगा, यानी कि फोकस इमेजिन किया जाएगा, और एक में रियल फोकस होगा। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा, ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग साइड्स की तरफ ही होगा, तो वो आभासीय नहीं, वो रियल होगा। लेकिन फोकस और इमेज अगर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ हुआ, यानी कि जिधर से लाइट्स आ रहा है उसी साइड में, तो वो रियल होगा, और दूसरी साइड में होगा वो आभासीय होगा, उसको डॉट से दिखाया जाएगा।
तो कहा जाता है कि जितने भी पैरेलल लाइंस आएंगे, ये देखिए तीर दिखा रहा है आने के लिए, और मिरर पे टकराएगा तो वो एक ही बिंदु से होकर सारे लाइंस जाएंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, और वो बिंदु कहलाएगा फोकस। ये क्या कहलाएगा? फोकस। फोकस। और ये सी जो होगा वो केंद्र होगा। वो कौन सा होगा? तो ये जिस पार्ट से कटा हुआ है गोले से, उस गोले का जो सेंटर होगा, इसका मतलब ये जो मिरर होगा उसका भी सेंटर वहीं कहलाएगा। सी क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ठीक है। और लगभग केंद्र और एफ में ये रिलेशन होता है कि फोकस जो होता है केंद्र, और ये पोल कहलाएगा। इसके ठीक पोल से होकर जो लाइन जाती है ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष कहलाएगी। और ये मुख्य अक्ष पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक केंद्र होगा और ये पोल कहलाएगा। मुख्य अक्ष को जो गोलीय मिरर को काटेगी वो केंद्र कहलाएगा, और इसके बीच में आने वाला टर्म्स, केंद्र और पोल के बीच में आने वाला टर्म्स जो होगा वो फोकस कहलाएगा। अब यह देख ले कि यह फोकस से लेकर केंद्र तक की दूरी ये फोकल लेंथ कहलाएगा। ये कहलाएगा फोकल लेंथ, यानी कि फोकल दूरी। और यहाँ केंद्र से लेकर पोल की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। और ये तीनों को मिलाते हुए जो लाइन जाएगा वो है मुख्य अक्ष। तो ये इनके टॉपिक्स जो भी ऑब्जेक्टिव्स है इनकी जानकारी आपको भी। अब चलिए इसको देखते हैं कि फोकल तल किसको कहते हैं। तो फोकल तल, ये जो फोकस है, यानी कि जहाँ से होकर पैरेलल लाइन जितने भी आती है और जहाँ से होकर गुजरती है वो पॉइंट्स फोकस है। लेकिन फोकल के परपेंडिकुलर एक प्रिज्म, हम इमेजिंग करें कि एक प्रिज्म है जो कि फोकल लेंथ है, फोकस है, उसके ठीक परपेंडिकुलर है। मुख्य अक्ष पर फोकल लेंथ के ठीक परपेंडिकुलर ये फिगर दिखाना है कि मतलब ये है कि एक प्रिज्म है जो यहाँ पे खड़ी है। ठीक है। तो फोकस पर और मुख्य अक्ष के ऊपर फोकस पे परपेंडिकुलर जो तल होगा, जो एक प्रिज्म होगी, जैसे मान लीजिए कि हम गत्ते बनाते हैं तो उसमें ये परत होती है ना, तो ये एक परत जो कि बिल्कुल फोकस पर ऐसे क्या होगी, ऊपर नीचे टच करेगी और बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा फोकस पर, वो फोकल तल कहलाता है। ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये परिभाषा के रूप में होगा और ये आपको इस तरह से परिभाषित होगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल एक छोटी सी फिल्म, पतली सी, जो कि केवल फोकस से होकर गुजरती है और मुख्य अक्ष पर लंबवत होती है, फोकल तल कहलाता है। और दूसरी एक ले लेंगे कि किसी प्रकाशीय वस्तु जैसे दर्पण या लेंस पर पड़ने वाली समानांतर रेखीय प्रकाश किरणें फोकस दूरी पर आकर मिलती है। मतलब आकर हमेशा वो फोकस पर ही मिलेगी, फोकस दूरी जो रहेगी वहीं पे आकर वो मिलेगी, मुख्य अक्ष पे मिलेगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अब एक इसमें कैलकुलेशन होता है कि फोकस वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं और फोकस को F से। तो ये लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या का फोकस आधी जो फोकस होता है वो वक्रता के त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि R = 2F या फिर F = R/2। तो इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमें जानना है कि ये F/2 कैसे होता है। चलिए इसको हम एक फिगर में दिखाते हैं। वो चाहे फिगर अवतल का हो और चाहे उत्तल का हो। ठीक है। इस फिगर में कोई भी पैरेलल लाइंस होगी, कोई भी पैरेलल लाइन होगी, वो कहा गया है कि F से होकर जाएगी।
ठीक है। और वहाँ पे जब हम लोगों ने परिवर्तन के नियम को देखा तो वो चाहे प्लेन मिरर के लिए हो, प्लेन सरफेस के लिए हो, या चाहे स्मूथ कर्व सरफेस के लिए हो, यानी कि वक्र सरफेस के लिए हो, तो उस प्लेन पर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब रेज फॉल करेगी तो वो दोनों एंगल उसके इक्वल हो, दोनों एंगल इक्वल हो, इसके लिए वो इस रूल को फॉलो करेगी, यानी एंगल इक्वल होगा। तो जो वक्र, ये जो वक्र पर्सन्स है, इसमें जो अभिलंब का काम करता है वो कौन करता है? तो मान लो कि ये मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, तो कोई एक बिंदु लेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा, वहाँ से अगर त्रिज्या को मिलाएंगे तो आप ज्योमेट्री के पीछे चले जाइए, ज्योमेट्री में आइए। ज्योमेट्री में कहा गया है कि किसी भी वृत्त में चले जाएं, गोला भी एक वृत्त है, तो वक्र पृष्ठ है ना उसके पास, तो किसी भी वृत्त में त्रिज्या किसी बिंदु के टेंजेंट्स लाइन पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो सेंटर से जिस पॉइंट्स पर प्रकाश किरण गिरेगी, टकराएगी, उस पॉइंट पर उस मिरर का जो वक्रता केंद्र होगा, वहाँ से जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंबवत होगी, इसलिए अभिलंब का काम यही करेगी, अभिलंब का काम यही करेगी। ठीक है। तो अभिलंब के साथ अगर ये थीटा कोण बनाती है तो ये उसके परिवर्तित किरण जो होगी वो भी थीटा कोण बनाएगी। यहाँ पे ये चीज़ें कन्फर्म्ड हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया कि जो ये मिरर लेते हैं हम, वो क्या होता है? गोले का एक बहुत छोटा पार्ट्स होता है, और गोले का छोटा पार्ट्स होता है इसलिए वो फ्लैट ही रहता है। तो ये MP की बात करें या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन, तो MD की बात करें तो ये MP डैट इज़ इक्वल टू एंड अप्रोच टू इक्वल टू, अप्रोच टू क्या होगा? MD। इस फिगर में MP और MD अप्रोच टू सिमिलर होगा। ठीक है, बिल्कुल बराबर होगा। नहीं, अभी ने बताया कि जब गोलीय सिलिंड्रिकल लकड़ी के गट्ठे से जब ये पटरा जिसको हम लोग कहते हैं प्लेट्स निकालते हैं तो हमें टेढ़ा दिखता है, क्या सीधा होता है ना? इसी तरह जब बड़े से गोले के लिए एक छोटा सा मिरर कट करेंगे, मतलब उसका छोटा सा पार्ट कट करेंगे, तो वो हमेशा फ्लैट दिखेगा, ना कि गोलीय दिखेगा। इसलिए यहाँ पे MP और MD को इक्वल लेंगे। और ये मुख्य अक्ष पे क्या है? लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल लाइन, लंबवत है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। क्या बन गया यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सा? MFD और MCD, दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं। तो फिर से यहाँ ज्योमेट्री में चलना पड़ेगा आपको, और ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में भी आना पड़ेगा। इसलिए जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जितने भी चैप्टर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही 10th में आप आ जाते हैं तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10th में आपका बोर्ड होता है और वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 10th के पहले स्कूल्स में आप पास किए हैं क्लास, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, रिटन सर्टिफिकेट पहली बार मिलता है आपको 10th में। तो वहाँ भी आपको इमेज बनानी है कि 10th में हमारी स्ट्रेंथ कैसी रही है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब 10th से आप 12th में आ गए तब तो आपके यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 12th में भी आपको सर्टिफिकेट एक मिलने वाला है। और साथ ही यहीं से आप डिसाइड करेंगे कि आप टेक्निकल किसी फैकल्टीज़ में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहीं से IIT, NEET, अदर्स जितने भी टेक्निकल्स या व्यावसायिक शिक्षा का है उसमें इंटर करने का यहीं से रास्ता खुलता है। तो सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो जब हम ट्रायंगल CMF में देखते हैं, CMF में देखते हैं,
तो यहाँ पे एंगल एम एफ डी क्या है, बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, ठीक है। तो बाह्य कोण है तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल एम एफ डी इज इक्वल टू एंगल एम सी एफ प्लस एंगल सी एम एफ। और ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये क्यों होता है, बाह्य कोण के रूल से होता है। ये हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उससे बना हुआ जो कोण है वो बाह्य कोण कहलाता है, और वो अपने अपोजिट यानी विपरीत दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये तो परिवर्तन के नियम से थीटा हो गया था, तो एक थीटा है, लेकिन ये थीटा कैसे हुआ है इसको देखिए। ये कह रहा है कि ये जो लाइन आई यानी कि जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे एम सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल त्रियकछेदी रेखा हो गई, ठीक है। तो त्रियकछेदी रेखा जब दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसलिए ये 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे कि देयरफॉर ए एफ डी एम एफ डी इज इक्वल टू 2 थीटा, एम एफ डी इज इक्वल टू 2 थीटा। कैसे, इफ़ एंगल सी एम और यहाँ पे कोई नाम दे दे एन इज इक्वल टू थीटा। ये जब इसको थीटा मानेंगे तभी ये 2 थीटा होगा। इसको हमने अगर अल्फ़ा मान लिया तो ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखना पड़ा कि इफ़ सी एम एन इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से ज्योमेट्री से हम लोगों ने ये सारे एंगल्स फाइंड कर लिया। ये राइट एंगल है, और राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। 11th 12th में तो हम लोग किसी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन राइट एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हुआ था 10th में। 10th में आपने समकोण पे ही पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। तो उस ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते हैं। ये आप देखें ना कि साइन थीटा को अगर थीटा 0 कर दें, थीटा यहाँ पे अगर 0 कर दे तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अप्रोच टू 0 होता है। और इसी तरह जो tan थीटा है, tan 0 भी, tan 0 अप्रोच करता है कहाँ पे, 0 पे। tan 0 कहाँ अप्रोच करता है, 0 पे। लेकिन वो कब होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग ऐसा क्लास ढूंढते हैं जो वो टर्म बाय टर्म लिखते जाएं और आप छापते जाएं। तो इसके भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो सुविधा उपलब्ध है, आप हमें ज्वाइन करें, आपको नोट्स के रूप में वो सब छपे छपाए मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। यहाँ केवल समझें, ये कहीं पे भी मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको नहीं लिखनी है। आप इस बात को समझ लें कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं, और इसका पूरा प्रिंटेड चाहेंगे तो प्रिंटेड, सॉफ्ट कॉपी में चाहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी में नोट्स आपको मिलेगा। लेकिन पहले हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े, आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी। टोटल नोट्स और टोटल संभावित क्वेश्चंस के सेट आपको मिलेंगे। सॉफ्ट कॉपी में चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, प्रिंटेड में चाहिए प्रिंटेड में, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। तो वो आप वहाँ लिखा लिखाई है उसको देख लीजिएगा, यहाँ समझ लीजिए। तो बहुत छोटा हो तो tan थीटा अप्रोच टू थीटा, क्योंकि tan 0 भी 0 और थीटा भी 0, तो tan अप्रोच कितना हो जाएगा, 0। तो tan थीटा अप्रोच थीटा, यानी दोनों के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं हम कि यहाँ पे जो एंगल है MD बाई, अब यहाँ पे ले लेते हैं कि MD बाई, इसको मिटा दे, अच्छा चलो दूसरी जगह लिख देते हैं दूसरे कलर में, तो आप समझ जाइएगा। अब जब यह ट्रायंगल लेंगे MCD, त्रिभुज
सी ये हो जाएगा त्रिभुज एम सी डी में क्या हो जाएगा, एम डी बटा पी सी बराबर tan थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है, और डैट इज जस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है। यहाँ पे एम डी का पता नहीं, लेकिन पी सी क्या है, आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या, एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी इज इक्वल टू आर थीटा, एम पी इज इक्वल टू आर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब लीजिए नाउ त्रिभुज किसमें, छोटे वाले में, एम एफ डी में क्या होगा, तो इसमें आएगा एम डी बटा डी एफ, यहाँ पी सी ले लिया था हम लोग, यहाँ पे आप डी सी भी ले सकते हैं, दोनों बराबर आपको पहले दिखा दिया था। इसमें हो जाएगा ये tan 2 थीटा, ठीक है, जस्ट इक्वल टू 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने। अब इक्वेशन 2 और 1 से, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, एम डी, यहाँ एम डी ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, एम डी बराबर ये डी एफ जो है वो एफ है, एफ इंटू 2 थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एम डी दोनों में, यहाँ पे एम पी ना एम डी दोनों में है, राइट लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एम डी है, तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ मिल जाएगा एफ इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, और यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू आर, और इसी को सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आर बाई 2, ये इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो गाइज आज इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग दर्पण फार्मूला को, सूत्र को सत्यापित करेंगे कि दर्पण फार्मूला क्या होता है और कैसे वो बीजीय गणित में कन्वर्ट्स होता है, यानी कि उनके फार्मूले क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको करके दिखाएंगे। और आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन आपके लिए एक सूचना ये है कि आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके और अपना नाम, और क्लास तो 12th है ही, फिज़िक्स से जुड़ना चाहते हैं तो फिज़िक्स, मैथ से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ, और केमिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री लिखकर भेजें। अगर आपका ग्रुप बनता है तो आपके लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन जो लोग भी शामिल हो रहे हैं, यानी ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब पर आप हमें ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को जोड़ें, साथ में आप रेगुलर हमसे जुड़ें। आपको पूरी नोट्स, जो इसकी नोट्स है, कैलकुलेशंस है, संभावित क्वेश्चंस है, ये पूरा का पूरा सेट मिलेगा, आपको सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध हो जाएगी, और उससे हम आपको रिवाइज भी करवाएंगे। कब ये शुरू होगा, ये नवंबर में शुरू होगा, लेकिन उनके लिए केवल शुरू होगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। सॉफ्ट कॉपी में या प्रिंटेड कॉपी में सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। और आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे रोज़ जुड़ते हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको सब्सक्राइब करके हमको अपना नाम मैसेज करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9934596600। और जब भी आपका क्लास ओपन होता है तो आप जुड़ते हैं हमसे, तो कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम एक बार हमको कमेंट्स करें। जो परेशानी है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स करेंगे ही, अपना नाम भी ज़रूर हमको कमेंट्स करें, ताकि हमको रहेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो ऐसे जुड़े हुए होंगे कंटिन्यू मेरे साथ, उनको पूरा सेट फिज़िक्स का, अब ये फिज़िक्स का क्लास है, मैथ का भी पूरा सेट सॉफ्ट कॉपी में या प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी में आपको नोट्स नवंबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। और नवंबर से लेकर जनवरी तक हम लोग उसको रिवाइज़ करेंगे, और उसी पे क्वेश्चंस, जो संभावित क्वेश्चंस है, उस पर चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए,
आप जल्दी से जुड़िए, अपने दोस्तों को जुड़िए ताकि आपका लाइव क्लास शुरू हो जाए। संख्या बढ़ेगी, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज इसी बात की और इसी सूचना के साथ वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।